अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम लोग इंशाल्लाह वीक 6 का लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। और चूँकि पिछला टॉपिक हम लोगों ने जो कोरिलेशन शुरू किया था तो वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो पहले हम ज़रा उसको देख लेते हैं। तो कोरिलेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। और कोरिलेशन का मैथमेटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल होता है सिग्नल्स की सिमिलैरिटी निकालने के लिए। ये चेक करने के लिए कि दो सिग्नल्स कितने सिमिलर हैं, हम कोरिलेशन का मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल देखकर हम लोगों ने निकालना सीखा था कि अच्छा, पहली बात है कि क्या क्रॉस कोरिलेशन का लफ्ज़ है ना। क्रॉस कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब हम दो डिफरेंट सिग्नल्स के दरमियान कोरिलेशन निकालते हैं तो उसे क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं। तो हम एनर्जी सिग्नल्स जो कि फिनिट टाइम ड्यूरेशन के सिग्नल्स हों उनका क्रॉस कोरिलेशन निकाल रहे थे। और हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे ये दो सिग्नल्स दिए थे, एक्स ऑफ एन इसका ओरिजिन 3 पे, ये वाई ऑफ एन जिसका ओरिजिन 0 पे। तो इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि एक्स स्टेशनरी है और वाई को हम ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होगा, और फिर जिस वक्त हम एल की वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे तो वाई एन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर आप लोगों के सामने आर एक्स वाई की इक्वेशन हो तो आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो एक्स एन और वाई ऑफ एन का कोरिलेशन हमारे पास ये निकलता है और ये उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी आई है एल इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि अगर वाई ऑफ एन को राइट साइड पे +2 का शिफ्ट किया जाए तो उस वक्त वाई ऑफ एन और एक्स ऑफ एन मैक्सिमली सिमिलर हो सकते हैं। मैक्सिमली सिमिलर हैं, नॉट हो सकते हैं, मैक्सिमली सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसलिए एल इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिली है। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब दो नए सिग्नल्स हैं, एक्स ऑफ एन जो कि है 30-20 और वाई ऑफ एन जो कि है 30-20 0 -10। अच्छा, अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को, इनका हमने क्रॉस कोरिलेशन निकालना है, इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करें ऊपर वाले दोनों सिग्नल्स के साथ जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी सॉल्व की है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैंने सिंपली ऊपर वाले सिग्नल्स को, मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ ताकि हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम कर सकें। तो आपको पता चल रहा होगा कि x10 और y10 बेसिकली जो ऊपर वाले एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन उन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये सिग्नल्स मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों के दरमियान क्रॉस कोरिलेशन का मैथमेटिकल प्रोसीजर अप्लाई करें, मैंने 10 यहाँ पे इसलिए लिखा है एक्स ऑफ 10 वाई ऑफ 10 ताकि ये इस आर एक्स वाई से डिफरेंट रहे। अच्छा, ये निकलेगा कुछ इस तरह से। अब अगर हम इन दोनों आर एक्स वैल्यूज़ को, ये कोरिलेशन फंक्शन और ये वाला कोरिलेशन फंक्शन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है, जो नीचे मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू 1300 हमें मिल रही है, जिसकी वजह से मे बी x10 और y10 के दरमियान ज़्यादा सिमिलैरिटी है एज़ कम्पेयर टू x और y, ठीक है। ये इस वैल्यू की वजह से हमें ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ज़रूरी नहीं कि ये बात ठीक हो, ठीक है। ये तो हमें इसका तो कुछ और प्रूफ होना चाहिए, कुछ और तरीके का होना चाहिए
ये क्या 13 अगर हमें मिल रहा है, 13 अगर हमें एक नंबर मिल रहा है, तो क्या वो कम सिमिलैरिटी शो कर रहा है? और अगर हमें 1300 एक नंबर मिल रहा है तो क्या वो ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा है? इसका क्या जवाब है इस बात का? अच्छा, पहली बात है कि इस बात का जवाब है कि इस बात का जवाब हम थोड़ा सा आगे लेते हैं कि इसका मतलब ये कि सिर्फ नंबर जो है ना वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा नंबर देखकर उनकी सिमिलैरिटी का जो एक्सटेंट है उसका हम अंदाज़ा लगा सकें। तो उसका तरीका ये है कि हम इंस्टेड ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें, हम नॉर्मलाइज्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। नॉर्मलाइज्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद हम उसको डिवाइड करते हैं दोनों सिग्नल्स की एनर्जी से, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉर्मलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मलाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से लेकर 1 तक। तो अगर ये 1 हो इसका मतलब है कि सिग्नल्स मैक्सिमली सिमिलर हैं, और अगर -1 हो तो इसका मतलब है कि मैक्सिमली डिसिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी इन ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट। और ज़ीरो का मतलब ये होगा कि बिल्कुल डिसिमिलर हैं। तो जितना कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 के करीब होगा उतना सिग्नल डिसिमिलर होंगे। ठीक है, और जितना कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के करीब होगा उतना सिग्नल्स सिमिलर होंगे। ये -1 है ना, ये एक्चुअली अगर बिल्कुल एक जैसे सिग्नल्स हों लेकिन नेगेटिव, एक सिग्नल नेगेटिव हो दूसरे सिग्नल का, तो उस वक्त हमें -1 की वैल्यू मिलती है। लेकिन जो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसकी रेंज 0 से लेकर 1 में होते हैं। ओके, अब लेट अस अप्लाई नॉर्मलाइज या लेट अस डिटरमिन नॉर्मलाइज्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर दीज टू सिग्नल्स, जिनकी हम लोगों ने कोरिलेशंस ऑलरेडी निकाली हैं। मसलन अगर हम बात करें उस एग्जाम्पल की जो हम लोगों ने जहाँ पर पिछली दफ़ा एंड किया था, तो अब नॉर्मलाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट के पहले हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब ई ऑफ एक्स कैसे डिटर्मिन करेंगे? सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख रही हूँ। एनर्जी इस तरह से कंप्यूट होती है। ठीक है, तो अब एक्स ऑफ एन में दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। ओके, और ई ऑफ वाई इसी तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं, वो हमारे पास 14 आएगा। और अब जब नॉर्मलाइज कोफिशिएंट हम निकालें जिसका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से लिखा जाता है, -0.224 -0.1482 0.4447 0.9636 0.4447। और यहाँ पे एक एरो लगेगा ये बताने के लिए कि ऑरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि अब चूँकि नॉर्मलाइज वैल्यूज़ आ गई तो इससे हमें अच्छी एक साइट मिल सकती है कि हाउ क्लोज आर टू सिग्नल्स एक्स ऑफ एन एंड वाई ऑफ एन। तो जिस वक्त आप RX10 Y10 निकालोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो भी एग्जैक्टली यही आएगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। इसका मतलब ये है कि सिग्नल्स को हम अगर सिंपली ऐसे एम्पलीफाइड सिग्नल्स हों, ठीक है, और उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट की बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सिग्नल्स ज़्यादा डिसिमिलर हैं, ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से
बजाय नॉर्मल सिग्नल्स के जो कि एम्पलीफाइड स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो अगर एम्पलीफाइड सिग्नल्स हों या किसी वजह से उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, तो उसकी कोरिलेशन निकालने का बेहतर तरीका ये है कि हम कोफिशिएंट निकाल के उसको एनर्जी से डिवाइड कर दें, तो वो तो हमें तब हमें एक बेहतर सूरत हाल मिलती है। ठीक है, एक ट्रू जो नेचर है सिमिलैरिटी की वो पता चलती है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया क्रॉस कोरिलेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल्स। एक हम एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम ऑटो कोरिलेशन निकालते हैं। वो भी एनर्जी सिग्नल्स की ही होगी, लेकिन वो इन्फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स होंगे। तो अभी हम निकालना सीखेंगे ऑटो कोरिलेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन इन्फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स। ओके, तो जो सिग्नल हम इस एग्जांपल में कंसिडर करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, इन्फिनिट ड्यूरेशन का तो ये है, लेकिन चूँकि हम इसको एनर्जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है इट मस्ट बी बिटवीन 0 and 1, तभी ये डिके होगा। ओके, अब चूँकि ऑटो कोरिलेशन है तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा उसमें सिर्फ एक्स आएगा, और एक्सप्रेस इसको हम करेंगे समेशन एन स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंडिंग एट इन्फिनिटी, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो हम जरा इसकी वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं और फिर हम एल को नेगेटिव और पॉजिटिव अज्यूम करते हुए प्रोसीड करेंगे। तो अगर हम एक्स ऑफ एन को यहाँ से इस एक्सप्रेशन में पुट अप करें, तो हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, अब चूँकि हम एल की वैल्यू सबसे पहले नेगेटिव अज्यूम करते हैं और उसके बाद फिर पॉजिटिव, तो पहले हम ज़रा एल की वैल्यू नेगेटिव अज्यूम करके देखते हैं कि ये समेशन कहाँ जाएगी, किस तरह से प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब पहले तो हमने यू ऑफ एन को देखना है। अगर आप लोगों के जहन में थोड़ा सा कॉन्वोल्यूशन से हो, तो कॉन्वोल्यूशन थोड़ी सी आप लोगों के जहन में हो, तो आप लोगों को याद होगा कि जब यूनिट स्टेप फंक्शंस किसी समेशन का हिस्सा बनते हैं तो वो दोनों यूनिट स्टेप फंक्शंस कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, वो रीजन डिटर्मिन करेगा इस समेशन की रेंज को। ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अगर इन दोनों में से एक भी ज़ीरो हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों जहाँ पे को एग्जिस्ट करेंगे वो रेंज बेसिकली इस समेशन का कुछ नेगेटिव नॉन ज़ीरो आंसर देगी। तो हम लोगों ने हर केस में, हर उस केस में जहाँ पर समेशन हो रही हो और उसमें दो यूनिट स्टेप फंक्शंस हों, तो चेक ये करना होता है कि वो दोनों यूनिट स्टेप फंक्शंस ओवरलैप कहाँ करेंगे। हमें वो ओवरलैप्ड रीजन चाहिए होता है। तो अगर हम यू ऑफ एन को देखें तो, और हमें टॉर्ट वर्सेस एन करना है, तो हमें पता है कि यू ऑफ एन इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। अब अगर आप यू ऑफ एन माइनस एल अज्यूम करो या आप प्लॉट करना चाहो, मैं डिफरेंट कलर मार्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये होपफुली बेहतर हो। अगर एल की वैल्यू नेगेटिव हो, जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ कि एल इज़ लेसर देन ज़ीरो, तो एल की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू अगर -5 है, तो आप देख सकते हो कि ये यू ऑफ एन n+5 बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जब ये n+5 हो जाता है तो हमें इसको इस तरफ शिफ्ट करना होता है, सॉरी यहाँ से हमें शुरू करना होता है। तो एल की इस वक्त जो भी नेगेटिव वैल्यू है, हम इसको यहाँ पे -l लिख लेते हैं। ये सिग्नल यहाँ से शुरू होके आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये -l से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यू ऑफ एन माइनस एल। प्लीज़ लेट मी नो अगर ये चीज़ अनक्लियर है।
अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे यू ऑफ एन भी प्लॉट कर लिया जो ब्लैक से प्लॉट हुआ हुआ है, यू ऑफ एन माइनस एल जो कि ब्लू से प्लॉट हुआ हुआ है, और इसका इन दोनों यूनिट्स ऑफ सिग्नल का जो ओवरलैप रीजन है वो ज़ीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो समेशन है ये वाली, इसकी लिमिट्स अब चेंज हो जाएंगी। ये ज़ीरो से शुरू के इन्फिनिटी जाएगा, इनका ओवरलैप रीजन। अच्छा, चूँकि ये समेशन सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है, एल पे नहीं, तो ए रेस्ट पर माइनस एल हम बाहर लेके जा सकते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन में वो वाले वेरिएबल्स बाहर ले जाते हैं जिनके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन नहीं हो रही होती। तो हमारे पास कुछ बच गई इस तरह की चीज़, और अगर हम मज़ीद इसको सॉल्व करें, मज़ीद कंप्यूट करें, तो ये बन जाएगा ए रेस्ट पर माइनस एल into 1 divided by 1 minus a square। ठीक है, यहाँ पे हमको ज़ीरो से इन्फिनिटी वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल किया। अच्छा, अब अगर l की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो से बड़ी, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी, तो एक्सप्रेशन तो हमारे पास कोरिलेशन का यही रहेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, लेकिन अगेन हमें जो इसमें कंप्यूटेशन अब करनी पड़ेगी वो यही कि ओवरलैप रीजन यूनिट स्टेप सिग्नल्स का कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा फिर से प्लॉट करके देखते हैं। ये तो हो गया यू ऑफ एन, और हम लोगों ने जो दूसरा सिग्नल इसके साथ प्लॉट करना है यू ऑफ एन माइनस एल। अच्छा, अब चूँकि एल इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो अगेन हम अगर इसी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यूम करें, हम लोग 7 एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर यू ऑफ एन माइनस 7 हमने बनाना हो तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो 7 से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एल की कोई ना कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, रैंडमली हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एल यहाँ से स्टार्ट होकर आगे की तरफ जा रहा है, तो जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एल होगा और फिर सिग्नल आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, अब उसमें जब हम समेशन पुट अप करेंगे तो इसकी लिमिट्स कहाँ से शुरू होंगी, एल से, n इज इक्वल टू एल टू इन्फिनिटी, और बाकी हमारे पास सिग्नल वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे था। ओके, ये एल इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, ए रेज़ टू पावर 2 और n, और एक फैक्टर जो कि मुझे इस समेशन से बाहर लेके जाना है वो ए रेज़ टू पावर माइनस एल है। ठीक है, क्योंकि ये जो समेशन है ये n पे डिपेंड कर रही है, ए रेज़ टू पावर माइनस एल हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, एंड टू लिमिट द कन्फ्यूजन मैं इसको बाहर यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, अच्छा, अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि समेशन हमारी शुरू हो रही है एल से इन्फिनिटी, एल से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जिसमें हम एक गिवन समेशन को क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, वो समेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी जाती है। ठीक है, तो चूँकि ये समेशन एल से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से लेकर एल माइनस 1 ये कंपोनेंट्स इसमें मिसिंग है। तो वो कंपोनेंट्स इसमें एडअप करने के लिए, ताकि हमारे पास ये समेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी जाए और हम कोई क्लोज फॉर्म सोल्यूशन लिख सकें, हम ये करेंगे कि एक समेशन टर्म ऐड करेंगे
जिसमें कंपोनेंट जाएंगे 0 से लेकर L-1 और हम चूँकि इस तरह से ऑल टुगेदर तो एड अप नहीं कर सकते थे, तो हमें यही टर्म एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये समेशन आप देखो और ये वाली देखो जो दोनों ब्लैक से अंडरलाइन है, ये एल से इन्फिनिटी जा रही है, ये 0 से L-1 और उनके दोनों के जो अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। और कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो माइनस वाली टर्म है ये वहीं पर भी जगह पे मौजूद रहेगी 0 से लेकर L-1। ठीक हो गया। ये दो समेशन कंबाइन करके हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब ये जो दोनों समेशन हैं ना, इनकी जो भी रेंजेस हैं 0 से इन्फिनिटी और 0 से L-1, इनको हमें सॉल्व करना आता है। इनके हमारे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। मतलब जो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाए उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स कि A² 1 से कम हो, तो ये जो समेशन है ये इस तरह से रिड्यूस होती है। और चूंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि A की वैल्यू 1 से कम है, तो A² भी डेफिनेटली 1 से कम ही होगा। और साथ हमारे पास इस समेशन की भी कंडीशन है या उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो ये है 1 माइनस A², इसकी पावर होगी L, यानी कि जितने कंपोनेंट्स के ऊपर एडिशन हो रही है। 0 से L-1 का मतलब है L कंपोनेंट्स हो गए, तो इसकी पावर में L आता है और नीचे ऐसे लिखते हैं। और ये समेशन को हम इस फॉर्म में तभी लिख सकते हैं अगर A² 1 ना हो, या जिस कंपोनेंट की एडिशन हो रही है वो 1 ना हो। तो ये वाली जो टर्म हमने लिखी है या जो क्लोज फॉर्म लिखी है तभी पॉसिबल है। अगर एलसीएम लेके लिखें 1 माइनस 1, न्यूमरेटर को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन सॉल्व हुए कुछ इस तरह से रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है अगर L की वैल्यू 0 से के बराबर या 0 से बड़ी हो। हम लोगों ने पहले ये देखा था कि जिस वक्त L की वैल्यू 0 से कम थी या L की वैल्यू नेगेटिव थी, तो RxL हमारे पास कंप्यूट कुछ इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो अगर हम एक सिंगल एक्सप्रेशन में कंबाइन करना चाहें, अच्छा सिंगल एक्सप्रेशन में कंबाइन करने से पहले अगर आप ये चीज़ नोट करो कि L की वैल्यू चूँकि हमेशा नेगेटिव होगी ना, तो ये बाहर वाला जो L है, बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है, ये उस L को हमेशा या A की पावर को हमेशा पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि L नेगेटिव होगा, बाहर नेगेटिव साइन है, A की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये L की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी A की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इन एनी केस अगर आप नोट करो कि L की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम जो भी डालें, बेशक वो नेगेटिव वैल्यू हो, बेशक वो पॉजिटिव वैल्यू हो, इन एनी केस A की पावर हमेशा पॉजिटिव रहनी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो हम एक ओवरऑल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा।
मॉड के साथ। ठीक है। और फाइनली अगर हम निकालना चाहें नॉर्मलाइज्ड कोफिशिएंट, नॉर्मलाइज्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी एनर्जी। आप प्लीज़ इसको वर्कआउट करो कि कैसे निकलती है। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी इस तरह से, ठीक है, जो एक्सप्रेशन आएगा। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा हो गई हूँ, और ये वैलिड है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। आप पहले कोई भी वैल्यू डालो तो ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है। और फाइनली जिस इनके हम लोगों ने एनर्जी से दो तरह के एनर्जी सिग्नल कंसिडर किए, फिनिट टाइम ड्यूरेशन और इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन, दोनों के लिहाज से कोरिलेशन को कंप्यूट करना सीखा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक हम ज़रा ये भी देख लेते हैं कि अगर पीरियोडिक सिग्नल्स हों या इन इटसेल्फ पावर सिग्नल्स हों तो उनका कोरिलेशन कंप्यूट कैसे होता है या तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल होता है। तो पहले मैं यहाँ पे जो हेडिंग डालूँगी वो ये है कोरिलेशन ऑफ पावर सिग्नल्स। ठीक है। अब पावर सिग्नल्स को पढ़ के हमारे जहन में आता है कि या हमें पता चल जाता है कि पावर सिग्नल्स बेसिकली इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के सिग्नल्स होते हैं। इनकी एनर्जी या इनका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता टाइम के साथ, अगर बढ़े ना भी तो कम से कम फ्लक्चुएट होता रहता है एक गिवन मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है। रैंडमली बस ये अपीयर होता रहते हैं इनके सैम्पल्स, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, डाई डाउन नहीं होते टाइम के साथ, तो इसलिए इनकी पावर कंप्यूट की जाती है इंस्टेड ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने इस तरह के सिग्नल्स की पावर निकालना सीखा था। मसलन अगर हमारे पास इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन का सिग्नल है और ये मैं कोई रैंडम सिग्नल, मैं कोई पीरियोडिक सिग्नल नहीं बना रही, दिस इज़ जस्ट अ रैंडम सिग्नल और ये बस अपीयर होते जा रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी पावर निकालने का तरीका ये सीखा था कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ n नंबर ऑफ सैम्पल्स लेते हैं, इनकी एवरेज हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सैम्पल से फिर n नंबर ऑफ सैम्पल्स लेते हैं। तो ये लेट सपोज कि हमारे पास इसका हम नाम रख देते हैं p-5 फॉर एग्ज़ाम्पल। हम लोग बहुत देर से उसकी पावर कंप्यूट कर रहे हैं, तो लेट सपोज इसका हम नाम p-5 रख देते हैं। हम इसकी पावर कंप्यूट करते हैं, इसको मैं p-4 कह देती हूँ। फिर नेक्स्ट सैम्पल से ऑनवर्ड्स हम फिर n सैम्पल्स कंसिडर करते हैं, हम इसकी पावर कंप्यूट करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी पावर्स ओवर अ टाइम इंडेक्स या ओवर अ सैम्पल ऑफ n हम लोगों ने कंप्यूट की। और फिर जब इन सब की हम एवरेज लेते हैं तो हमें x ऑफ n की एवरेज पावर मिल जाती है। ठीक है। ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ दीज पावर्स ताकि हम एक ट्रू पावर x ऑफ n की कंप्यूट कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब जो कोरिलेशन है ना पावर सिग्नल्स की, वो भी कुछ इसी किस्म की होती है। उसका जो रिलेशनशिप लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है। और अब समेशन के अंदर x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ n माइनस l। समेशन के नीचे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n और इसको इंक्लोज किया है ब्रैकेट्स में। इसका मतलब ये है कि हम टोटल n सैम्पल्स लेंगे और उसके उन n सैम्पल्स के ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सैम्पल बाय सैम्पल और फिर एड अप करेंगे, 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो होता यूँ है कि x ऑफ n स्टेशनरी है, y ऑफ n माइनस l का मतलब ये है कि हम एक सैम्पल शिफ्ट डालते हैं रिसीव्ड सिग्नल में और वो जो पावर सिग्नल्स ओवरलैप्ड होते हैं उनकी n सैम्पल बाय n सैम्पल ऑटो कोरिलेशन कंप्यूट होती है। ठीक है।
और उसके बाद फिर जब हमें एक और शिफ्ट डालना होता है तो फिर हम यही वाला प्रोसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ऑन पेपर इस तरह के सवाल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका कोरिलेशन निकालने का तरीका यही है कि हम एक एक सैम्पल करके शिफ्ट डालते हैं, और जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर पावर को कंप्यूट करने का तरीका देखा, ऑटो कोरिलेशन भी इसी तरह से निकलती है। ठीक है, और अगर ये दोनों सिग्नल्स एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन पीरियोडिक हों और उनका टाइम पीरियड एक जैसा हो, या फिर एक जैसा नहीं भी है तो कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल उनका निकल आए उनके पीरियड्स का, तो फिर जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कोरिलेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दोनों सिग्नल्स एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन उनका पीरियड एक जैसा है, या फिर अगर एक जैसा नहीं है तो एटलीस्ट सम अप होके वो कोई पीरियोडिक सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल सकता है कोई वैल्यू एन। तो इस केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और वो निकल सकता है इस तरह से। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम जब पीरियोडिक सिग्नल्स की पावर निकालना चाहें तो वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है ऐसे निकालना। उसको हमने सिर्फ ओवर टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन टाइम पीरियड निकालना होता है। ठीक है, एक एक पीरियड की जो एवरेज पावर होती है पूरे सिग्नल की वही एवरेज पावर होती है। तो इसी तरह से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम एक टाइम पीरियड के निकालेंगे तो बेसिकली वो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो रिपीट होगा, उनके कोरिलेशन कोफिशिएंट इटसेल्फ एक पीरियोडिक सिग्नल बनेगा पीरियोडिक सिग्नल के केस में। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा कोरिलेशन का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, और कोरिलेशन के टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आज हम इंशाल्लाह बाकी के टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए चैप्टर 3 को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों ने भी शुरू करना है उसका नाम है जी ट्रांसफॉर्म।
अच्छा जी, आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय सिस्टम जो कि होपफुली ठीक रहेगा लेक्चर के एंड तक, तो आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है जी ट्रांसफॉर्म, वो कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा उसको भी टच कर लें। तो जी ट्रांसफॉर्म की तरफ जाने से पहले एक सवाल है जो कि बड़ा ज़रूरी है कि वाई ट्रांसफॉर्म या वाई जी ट्रांसफॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगेन थोड़ी सी मोटिवेशन हम लेना चाहेंगे कि हम जी ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं और फिर हमें ट्रांसफॉर्म की इट्सेल्फ ज़रूरत क्यों है। अच्छा, जो तो पहला सवाल है कि हम जी ट्रांसफॉर्म को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में फॉर एग्ज़ाम्पल जब एल टी आई सिस्टम्स को पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने अगेन आउटपुट के लिए कॉन्वोल्यूशन और उसके अलावा एक और मेथड डिफरेंस इक्वेशन का पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन में जब हमारे पास इन्फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई एल टी आई सिस्टम इस तरह के हैं जिनके एच ऑफ एन अगर इन्फिनिट ड्यूरेशन के हैं, तो उसको अगर हम फिनिट ड्यूरेशन की इनपुट देंगे तो भी आउटपुट तो इन्फिनिट ड्यूरेशन की रहेगी, तो उसमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस करना बहुत मुश्किल है। तो एक और रीज़न भी था, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो एक्सप्लेन किया हम उसी को रीज़न एज्यूम करते हुए हम ये कहते हैं कि उस रीज़न की वजह से हम लोगों ने कहा कि कोई और मेथड होना चाहिए जो कि थोड़ी आसानी से हमें सोल्यूशन निकालते, तो हम लोगों ने कहा कि डिफरेंस इक्वेशन एक तरीका और है जो कि एल टी आई सिस्टम से आउटपुट निकाल देता है। ठीक है, तो उसी लिहाज से अगर हम जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी करते बढ़ाते जाएँ तो डिफरेंस इक्वेशन भी थोड़ी मुश्किल होती जाएगी अगर इनपुट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर अगर हम इक्वेशन में एक्सप्रेस ना कर सकें। ठीक है, जैसे एक रैंडम सिग्नल हो तो वो तो फिर डिफरेंस इक्वेशन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करें। तो जी ट्रांसफॉर्म एक मेथड है जो कि हमें हेल्प आउट करता है एल टी आई सिस्टम की आउटपुट निकालने के लिए। अगर हमारे पास किसी भी तरह की इनपुट है और हमारा कैसा भी इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि एल टी आई सिस्टम्स की आउटपुट निकालने के अलावा उसकी स्टेबिलिटी या उसकी कॉजलिटी हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं गिवन एच ऑफ एन इज़ अवेलेबल टू अस। तो हम जी ट्रांसफॉर्म से भी ये चीज़ें निकालना सीखेंगे कि आउटपुट के अलावा हम कॉजलिटी या स्टेबिलिटी के बारे में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये तो एक रीज़न हो गई जी ट्रांसफॉर्म सीखने की कि हमें एल टी आई सिस्टम्स को एनालाइज करना है। एनालिसिस में एक तो उसके आउटपुट निकालना हो गया और उसके अलावा उसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ जिसमें कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी शामिल है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जो आप जिनको देखोगे। ठीक है, तो एल टी आई सिस्टम्स को एनालाइज करने में जी ट्रांसफॉर्म बहुत हेल्पफुल है। तो एक तो ये रीज़न है जी ट्रांसफॉर्म को सीखने की। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी सीखी हैं। मसलन हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना हो, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन या उसकी नॉलेज की वजह से पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके अलावा उनकी एक्सप्रेशन का एक और तरीका है आर एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर आप नोट करो कि इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस में एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, लेकिन दोनों तरीके अपेरेंटली इनकी शक्लें अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो हमें ये मिल जाता है, एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। और इसी तरह से आर एंगल थीटा को भी ट्रांसफॉर्म करके हम एक्सप्रेस जे वाई बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जहाँ पर हमने एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस करने होंगे तो वहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे वो एक्स प्लस जे वाई की करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन यूज़ करनी हो वहाँ पे हमारे पास आर एंगल थीटा की जो फॉर्म है या आर एंगल थीटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास वो ज़्यादा आसान होगी।
तो हम अपने जो ऑपरेशंस हम लोगों ने करने हैं उसके लिहाज से हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसको उसकी शक्ल जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम अपनी आसानी के लिए हमेशा से अडॉप्ट करते आए हैं। तो इसी तरह से जी ट्रांसफॉर्म भी एक मेथड है जो कि हम अब बहुत सारे ऑपरेशंस एल सिस्टम्स के ऊपर जो हम लोगों ने करनी होती है उनको आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली सिग्नल की शक्ल और सूरत बदल देने का एक तरीका है। अब वो किसी डोमेन में नहीं ले जाता सिग्नल को, ठीक है। अनलाइक मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को नहीं ले जाता, लेकिन उसकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत बदल देता है ताकि हम उसका एक अनदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल फॉर्म हमें देता है ताकि हम कुछ ऑपरेशन आसानी के साथ कर सकें। अच्छा, अब ये आसानी जो हमें होती है वो होती किस तरह से है, इसका अब हम ज़रा जवाब देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो है ना हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। प्रॉबेबली जो स्टूडेंट्स खास तौर पर मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आध मिनट लगा के थोड़ी सी रिवीजन आपको कराना चाहूँगी। हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एम है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका साइज़ कुछ इस तरह से है n इंटू एन, ठीक है, n रोज और n कॉलम्स और n उसकी रोज हैं, और साथ हम उसके एक वेक्टर v1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉलम वेक्टर है। उसकी n रोज हैं लेकिन उसका एक ही कॉलम है, ठीक है। m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन की फॉर एग्जांपल, और v1 एक कॉलम वेक्टर है। तो जिससे कहता है आप m और v1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा v2, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप v1 को चेंज करते जाओ तो इन m और v1 के मल्टीप्लिकेशन से हमें डिफरेंट तरह के कॉलम वेक्टर्स मिलते रहेंगे। अच्छा, अब सपोजिटली कि v1 एक स्पेशल वेक्टर हम दरियाफ्त करते हैं सच दैट कि उस v1 को जब आप m से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट पे एग्जैक्टली v1 मिलता है, ठीक है। मे बी वो किसी कांस्टेंट फैक्टर k से मल्टीप्लाइड हो के मिला हो, जिसमें कि कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, k पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, k यूनिटी भी हो सकता है, सही है। और उसके अलावा k एक्चुअली कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब k ऑफ कोर्स पॉजिटिव और एम्पलीफाइड होगा तो उसकी वैल्यू 2 या 2.2 वट हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने v1 को जब m से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली हमें v1 मिला, लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना v1 में जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो किसी एक वैल्यू k से मल्टीप्लाई होकर मिले। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसी क्या स्पेशल बात थी कि हमें वापस ये v1 मिल गया, ठीक है। स्पेशल बात यहाँ पे v1 में थी, ठीक है। बाकी भी हम बहुत सारे वेक्टर्स अज्यूम करके हम लोग अगर उनको m से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई ना कोई तो वेक्टर मिलते जाएंगे, लेकिन एक ख़ास वेक्टर ऐसा होगा कि जिसको अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो वेक्टर वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसे वेक्टर्स जो कि ये कंडीशन फुलफिल करें उनको आइगन वेक्टर्स कहलाते हैं, उनको आइगन वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे वो मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट पे मिलते हैं, ये आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब ये v1 इटसेल्फ स्पेशल है कि जब वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें आउटपुट पे वापस मिला। तो ऐसे वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स कहलाते हैं, और वो वैल्यूज़ जिनसे वो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे निकले वो आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। अब एलटीआई सिस्टम्स की ज़ुमरे में हम जब बात करें तो लेट्स सपोज कि कोई इनपुट दी गई है सिस्टम को, उसका कोई अपना एम्पलीट्यूड AX है
सही। और मैं फ़िलहाल सिर्फ एग्जाम्पशन के लिए लिखूँगी, उसका कोई अपना फेज़ है जो कि थीटा एक्स है। ठीक है, और आप ये नोट करते हो कि आउटपुट पे जो सिग्नल हमें मिला है वो एग्जैक्टली सेम है, इनपुट जैसा है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड चेंज होके ए वाई हो गया है, और उसमें जो भी फेज़ की इंफॉर्मेशन है वो चेंज होके थीटा वाई हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एलटीआर सिस्टम्स में हम लोगों ने कोई इनपुट दी और हमें आउटपुट पे एग्जैक्टली वही इनपुट मिली, सिर्फ ये कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड चेंज हो गया और फेस की इन्फॉर्मेशन जो कि इनपुट पे अगर थीटा एक्स थी तो लेट सपोज कि वो आउटपुट पे थीटा वाई हो गई है। तो ये वाले सिग्नल्स या ये वाले फंक्शंस जिनको जब इनपुट पे दिया जाए, एलटीआर सिस्टम के इनपुट पे दिया जाए और एग्जैक्टली वो उसी से मुराद ये है कि एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के साथ आउटपुट पे अपीयर हों, तो इस तरह के फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस कहलाते हैं, आइगन फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स की जो टर्म है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, मैथमेटिकल डोमेन में वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और आइगन फंक्शंस हम सिग्नल्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो बैकग्राउंड है ये इसलिए पढ़ा है कि आइगन फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जी ट्रांसफॉर्म में। और एलटीआर सिस्टम्स के लिए one of the eigen functions is exponential signal। ठीक है, for entire system one of the eigen functions is exponential signal। जो कि हम ये इस तरह से assume करते हैं, z itself एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखना चाहिए था। एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एक आइगन फंक्शन है। ठीक है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब इनपुट पे z ऑफ n दिया जाएगा तो आउटपुट पे z ऑफ n ही अपीयर होगा, उसका कुछ एम्पलीट्यूड चेंज हो चुका, मैंने कि उसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर एडअप हो जाएगा। सही, और हम ये चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह से होता है। हमें किसी भी एलटीआर सिस्टम के आउटपुट निकालने का तरीका पता है, वो हम कॉन्वोल्यूशन से निकालते हैं, और कॉन्वोल्यूशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब इनपुट को चूँकि हमने z ऑफ n एज्यूम किया है, x ऑफ n इज इक्वल टू z ऑफ n, तो उसको हम जब इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे हमको ये बचेगा। और चूँकि अगेन z ऑफ n पे डिपेंडेंट नहीं है ये समेशन के, इसमें जो वेरिएबल है वो k है। ठीक है, अच्छा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करो कि जब हम आउटपुट y ऑफ n है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, z ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर आप नोट करो कि ये तो इनपुट है जो कि हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में अज्यूम की थी। ठीक है, वो इनपुट हमें आउटपुट पे मिल रही है मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर। ठीक है, इसको आप हम बाद में देखेंगे कि
ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट या डिनोट करने के लिए जो टर्म या रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है उसको HOC कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जी ट्रांसफॉर्म की वजह से हम लोगों को ये सहूलत मिली कि Z(n) जो कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, उसको हम लोगों ने जब इनपुट पे दिया तो एग्जैक्टली यही चीज़ हमें आउटपुट पे मिली, मल्टीप्लाइड विद सम आइगन वैल्यू, ठीक है। तो HOC यहाँ पर आइगन वैल्यू का रोल प्ले करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली कॉन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जो उसमें बहुत सारी शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशंस और फिर समेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो उस केस में हमें सहूलत मिली जबकि हमारी इनपुट Z(n) थी। अगर हमारी इनपुट Z(n) ना हो, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने एक LTI सिस्टम की बात हम कर रहे हैं तो वो इनपुट तो किसी भी तरह की हो सकती है। तो अगर इनपुट Z(n) नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल नहीं है, तो फिर हमें जी ट्रांसफॉर्म ने किस तरह से सहूलत दी। जी ट्रांसफॉर्म ने सहूलत हमें बेसिकली इस फॉर्मूले के लिहाज से दी कि अब हम किसी भी इनपुट को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को अज्यूम करें -∞ से ∞ तक और सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर लें इस तरह, ठीक है। यहाँ पे माइनस आना चाहिए सर। अच्छा, अगर हमारे पास इनपुट Z(n) की फॉर्म में नहीं है तो हम जी ट्रांसफॉर्म की मदद से अपने इनपुट को सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो x(z) आया है बेसिकली इसने x(n) को कन्वर्ट कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया सम ऑफ मैनी एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ठीक है। तो सिंस वी नो कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल आउटपुट इनपुट पे होगा तो आउटपुट इस तरह से आएगी। तो अगर सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स इनपुट पे देंगे तो वही सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय सम आइगन वैल्यू हमें आउटपुट पे मिल जाएगी, ठीक है। अब चूँकि अब इनपुट हमारी एक सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल नहीं रही, वो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हो गई है, तो फिर आउटपुट में भी थोड़ा सा चेंज इस लिहाज से आएगा कि यहाँ पर अगर आप नोट करो कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अगर हम देंगे फिर तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ और आउटपुट आ गई। लेकिन अगर हम अब x(z) की एजम्पशन कर रहे हैं कि x(z) इनपुट पे है, तो ये x(z) जब h(z) से मल्टीप्लाई होगा तो अब जो आउटपुट है ना वो y(z) कहलाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रा इन डिटेल समझने की ज़रूरत है कि x(z) कैसे निकलता है। और अगर हमने वापस y(z) अगर हमारे पास जैसे आ गया तो वापस जब हम लोगों ने y(n) निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा। तो ये 2-3 सवाल जो हैं वो हम लोगों ने देखने हैं। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा है कि जी ट्रांसफॉर्म हमें इन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जी ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा क्या है। जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को इनपुट पे हम जब देते हैं तो चूँकि वो आइगन फंक्शन है तो हमें एग्जैक्टली वही वाली जो इनपुट है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाती है। तो जी ट्रांसफॉर्म हमें हेल्प आउट करता है कि अगर हम इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कोई और सिग्नल दे रहे हैं तो वो किस तरह से उसको सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंस्टेड ऑफ